हेलो एंड वेलकम टू टुडेज आंसर राइटिंग सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ द इशू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो टाइम एंड अगेन हम देखते हैं दैट किसी मिनिस्टर के ऊपर ईडी लगा दी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी एक्टर के ऊपर लगा दिया। सो दिस ईडी जो हम देखते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दैट इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद मनी लॉन्ड्रिंग। In fact, money laundering इतना important theme है that every alternate year a question has been asked in the mains paper of UPSC Civil Services. तो पहला क्वेश्चन है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है अबाउट द कॉड ग्रुप। अब ये जो कॉड ग्रुप बना है, कॉड इज बेसिकली आपका इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पहले ना इंडिया, जापान एंड यूएसए दे यूज टू हैव नेवल एक्सरसाइजेस। तो मलाबार एक्सरसाइज कहते थे उसको। एंड ये फोकस होती थी बिकॉज ये कंट्रीज जो है ना, इनको चाइना से थोड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो नेवल एक्सरसाइज होती थी, एंड नेवल का मतलब है वी इन्फर दैट इट इज़ टू डू विद द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अब कुछ टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर गया एंड दिस केम टू बी नोन एज कॉड। अब कॉड इज़ नॉट रियली स्पेसिफिकली अबाउट द मिलिट्री अलायंस, बट हमें दिखता है कि ये चार कंट्रीज है, इनको चाइना से आपत्ति है एंड इनका जो स्टैंड है दैट इज़ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द साउथ चाइना सी रीजन। तो इसी रेफरेंस में चाइना बिलीव्स दैट इट इज़ अ ग्रुपिंग दैट इज़ बीइंग फॉर्म टू कंटेन चाइना। एंड इन ग्रुप्स के जो मिनिस्टर्स है, हेड ऑफ द स्टेट्स है, उन्होंने ये बोला है कि कॉड जो है इट इज़ नॉट अ मिलिट्री अलायंस, रादर इसका जो फोकस है दैट इज़ अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द इंडो पैसिफिक। तो इसी एस्पेक्ट पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, तो इसकी अप्रोच देखते हैं। सो मनी लॉन्ड्रिंग पोजेस अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट टू कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेंटी। व्हाट इज इट्स significance for India, and what steps are required to be taken to control this menace? So what steps are required? ओके, सो द अप्रोच इज़ क्वाइट सिंपल ओवर हियर। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। हम बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग है जो इल गॉटन मनी है बाय क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स, उसको कैसे लेजिटिमेट बनाया जाए। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलेजिटिमेट मनी दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स इनटू लेजिटिमेट मनी बाय मीन्स ऑफ कंसीलमेंट एंड मास्किंग। सो दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। और इसको कैसे करते हैं हम, इसका मैकेनिज्म बताएंगे। इट इज डन बाय प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद आप बताइए यहाँ पे दिस इम्पैक्ट, या फिर आप बता दीजिए कि सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस बता दीजिए फॉर इंडिया, और उसके साथ इसको इकोनॉमिक सॉवरेंटी के एस्पेक्ट को आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सॉवरेंटी के साथ यहीं पे इसको लिंक कर सकते हैं, या फिर आप इकोनॉमिक सॉवरेंटी के एस्पेक्ट को पहले बताइए फिर इंडिया का। मेरे को लगता है थोड़ा डुप्लीकेशन हो जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट आप बताइए क्या मेजर्स लिए गए हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन में मांगा नहीं गया है, बट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। अगर हमें बताना है कि भाई आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, सो मेजर्स के बाद what steps are required to be taken, तो हम यहाँ पे ये सब बताएंगे। तो ये हमारा प्लान होगा फॉर राइटिंग दी आंसर। तो चलिए, मनी लॉन्ड्रिंग वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है यहाँ पे, तो इस पर डेफिनेशन देख लेते हैं। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स फ्रॉम होम, द क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, सच एज क्राइम, सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। इनफैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज प्रोसीड्स फ्रॉम द क्राइम। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं, ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग को लिंक करते हैं, तो अब डॉक्टर का जो, ऑब्वियसली ये भी ब्लैक मनी है, बट जो डॉक्टर का जो पैसा होता है, राइट, मान लीजिए एक तो वो जॉब करता है और एक प्राइवेट प्रैक्टिस करता है जिसका वो टैक्स रिवील नहीं करता, एंड लाइकवाइज फॉर मेनी अदर पीपल। सो द वे, अगर वो बहुत सारा पैसा है और वे उसको लेजिटिमेट बनाते हैं, तो उधर भी हम मनी लॉन्ड्रिंग, वो जो सिस्टम है जिससे वो काम हो रहा है, वहाँ पे हम मनी लॉन्ड्रिंग देख सकते हैं। लाइकवाइज
टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर डिफरेंट। टेरर फाइनेंसिंग में ये होता है कि जो इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट मनी कहीं से भी हो, किसी ने एक्चुअल डोनेशन दी है वहाँ पे, ठीक है, तो वो लेजिटिमेट मनी हो सकता है, उसको इलेजिटिमेट कामों के लिए यूज़ किया जा रहा है। So this is again different, but the way the money is reaching out to the terrorist, that is associated with money laundering. तो इसीलिए इन सब टर्म्स को मिक्स कर दिया जाता है, बट बेसिकली दिस इज अबाउट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने फिर से बताया हूँ, इललेजिटिमेट जो मनी आया है यहाँ पे, ठीक है, इललेजिटिमेट मनी को या प्रोसीड्स फ्रॉम द क्राइम को वो लेजिटिमेट बनाते हैं या उसको वाइट बनाते हैं, जिसको रिकॉग्निशन है। अब इसको बनाते कैसे है, ये होता कैसे सारा कुछ मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व। सबसे पहला होता है प्लेसमेंट में क्या होता है, मान लीजिए ये एक्सटॉर्शन किया, पैसा इकट्ठा किया, वो तो कैश है, उसको ऐसे मार्केट में तो डाल नहीं सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आजकल कुछ 1 लाख से ऊपर की भी चीज़ लेनी है तो आपको वो पैन कार्ड दिखाना पड़ता है, राइट, तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, वो आपको पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करते हैं, पैसे को प्लेस करते हैं, कैश है सपोज, उसको प्लेस करते हैं। तो द प्लेसमेंट कुड बी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कुछ भी खरीद सकते हैं, पर वो लिया फिर पता लग जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है दैट द करेंसी इज स्मगल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, ठीक है, तो उसको स्मगल कर दिया जाता है एंड देन उसको फॉरेन करेंसी में बदल दिया जाता है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज से अफेक्ट होता है। एनीवेज द करेंसी इज स्मगल्ड टू अ डिफरेंट कंट्री, विच इज़ अ टैक्स हेवन, जहाँ पे टैक्सेस के जो नॉर्म्स है, जो पैसे मतलब जो टैक्सेस के नॉर्म्स है, बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। पूछा नहीं जा रहा वो पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, कोई सवाल जवाब नहीं है, बस आप पैसे ले आओ हमारी कंट्री में, हम खुश हैं उससे। सो द मनी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस्ड, तो प्लेस करा तो पता तो है भाई ये तो पैसे यहाँ से आए क्रिमिनल एक्टिविटी से। अब इसको लेयरिंग करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज लेयरिंग। सो अंडरगोइंग नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, इधर उधर करते हैं पैसे को, सो दैट ये पता ना लग सके कि पैसा आया कहाँ से है। सो द सोर्स ऑफ द मनी इज कंसील्ड, ठीक है, सो कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग, तो ये लेयरिंग के अंदर होता है। अब ये तो हो गया, पर अब अल्टीमेटली क्रिमिनल को पैसे वापस पहुंचाने हैं, सो द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए मनी लॉन्ड्रिंग, फिर बताइए प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन क्या होता है। उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन में था ना इकोनॉमिक सॉवरेंटी कैसे इफेक्ट होता है और इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो साथ में कर लेते हैं इसको। अब ये है ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इट इज़ नॉट अनरिपोर्टेड मनी, देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लेजिटिमेट फिगर। पूरी कंट्री के जैसे हमारे पास जीडीपी होता है, ऐसे हम स्टेट तो कर नहीं सकते कितना है, सब मुंह बोला ही है, ये एनेक्डोटल है, हमारे पास एविडेंस एनेक्डोटल है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि टाइम एंड अगेन हम सुनते हैं कि हमारा काला धन बाहर पड़ा हुआ है ना, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एविडेंस ऑफ लेट्स से द कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसमें जो स्कैम हुआ था अबाउट thousands of crore, that money has been laundered outside, so money laundering has taken place. Likewise for the coal scam, likewise for the 2G scam. In fact even with reference to विजय माल्या, जिनको वो NPAs के चक्कर, मतलब जिन्होंने लोन्स वापस नहीं किए टू द बैंक्स, तो कहा जा रहा है कि विजय माल्या ने जो पैसे है ही प्लेस्ड इन नंबर ऑफ फर्जी कंपनीज, जिनको हम शेल कंपनी कहते हैं, तो उनमें डाल दिया उसने और वापस कहीं और उसने प्लेस कर दिया उसको। सो दिस इज अगेन मनी लॉन्ड्रिंग। तो हमारे पास काफ़ी सारे एनेक्डोटल एविडेंस है, पर ऐसा कलेक्टिव कोई फिगर नहीं है। कुछ साल पहले देयर वाज अ लीक पनामा में, देयर इज बेसिकली अ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जो पैसे को मैनेज करती है, टैक्स बचाती है लोगों का। तो वहाँ पता चला कि काफ़ी सारे इंडियंस ने, हाई प्रोफाइल इंडियंस हैड पार्क्ड देयर मनी विद देम। So Panama is again a low tax jurisdiction, tax haven है। And likewise Panama के apart there is Mauritius, Cambay Islands, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, केमन आइलैंड सॉरी, तो काफ़ी सारे यहाँ पे रेफरेंसेस है। अब इससे क्या होता है, आप याद कीजिए हमने कहा था पैसा एक जगह से दूसरी कंट्री जाता है ना, नहीं, सो इट इज़ प्लेस इन अ डिफरेंट कंट्री, जैसे पनामा हो गया आपका। अब मान लीजिए ये पैसा जो वापस बाहर गया यहाँ से, रुपीज़ में तो जाएगा नहीं, सो अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड टू डॉलर, तो इससे हमारा जो डॉलर्स है हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, सो देयर विल बी लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर विल बी प्रेशर ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट,
ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा अफेक्ट होगा। देयर विल बी लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो तो पैसा तो वहाँ चला गया ना, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा कम होता है, राइट। सो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो इससे अफेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए इसको वापस पैसे को इंटीग्रेट किया, वापस इंडिया ले आए पैसे को, देन इन दैट केस अगेन वी विल सी देयर इज ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ मनी, क्योंकि ये छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, देयर इज थाउजेंड्स ऑफ करोर्स इन वन गो, तो उससे बहुत सारा कैश आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है। इट विल ऑल्सो अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द रुपी डॉलर स्टेबिलिटी, तो इससे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स अफेक्ट होते हैं। सो इन अ वे वी कैन से जो हमारी इकोनॉमिक सॉवरेंटी है, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ओवर द इकोनॉमिक पैरामीटर्स, वो अफेक्ट होते हैं, अंडरमाइन होते हैं यहाँ पे। देन कितनी बार जो पैसा बाहर से अंदर वापस आता है, दैट इज़ वाया द स्टॉक मार्केट्स, तो स्टॉक मार्केट्स के थ्रू होता है, तो फिर उसमें अगेन हम देखते हैं कि देयर इज फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स। सो दीज आर सर्टन इंडिकेटर्स विच टेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस, एज वेल एज लास्ट में आप बता सकते हो कि कैसे कंट्री की इकोनॉमिक सॉवरेंटी अफेक्ट हुई। नाउ यू कैन ऐड अ लाइन ओवर हियर दैट द मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट जस्ट अ विक्टिमलेस क्राइम, इट इज़ नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक ऑफेंस। इसमें काफ़ी सारा नुकसान होता है, लोगों को जाने जाती है, घर बार टूटते हैं, नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पैसा था वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी से आया था, क्रिमिनल को वापस पहुंचा दिया एज लेजिटिमेट। अब क्रिमिनल इसका क्या करेगा, वो और क्राइम करेगा इसके साथ, तो वो आपने क्राइम लीगलाइज कर लिया इससे। सो इट विल प्रमोट टेरर फाइनेंसिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स, एंड अल्टीमेटली दिस विल रप्चर इंडिया सोशल फैब्रिक। नाउ इस रेफरेंस में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, हमें एक्चुअली बताना है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए, फिर उससे पहले क्या स्टेप्स लिए हैं। सो सबसे पहले हमारे पास काफ़ी सारे लॉज थे, पर उन सबको अब ओवरराइड कर दिया है बाय दिस स्पेशल लॉ ऑन मनी लॉन्ड्रिंग नोन एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो दिस प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार कर दिया है जिसके अगेंस्ट, जिसमें गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो काम करेंगे। बियॉन्ड दिस देयर इज द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स हो गया ना, डायरेक्ट टैक्स जो आपका लगता है, तो वो भी, ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, वो आईटी एक्ट से आता है सब कुछ। देन कितनी बार ऐसा होता है कि जो मनी लॉन्डर्ड मनी होता है वो किसी प्रॉपर्टी में डाल दिया जाता है, फिर उसको बेच दिया जाता है, तो ऐसे ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उसको वाइट में कन्वर्ट कर दिया बेच के, तो इसके लिए बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट। तो बेनामी मतलब बेनामी प्रॉपर्टीज, जिस पे प्रॉपर्टी में जिसमें नाम नहीं डाला गया है, ठीक है, ओनर का नाम नहीं, जिस जो एक्चुअल ओनर है पर किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली। बियॉन्ड दिस देयर आर सर्टन अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, आपने पढ़ा होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसका स्पेशल मैंडेट है टू डील विद द मनी लॉन्ड्रिंग। लाइकवाइज वी हैव डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, हमारे पास फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट है। So they are all dealing with the issue of money laundering. Now इसी रेफरेंस में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, एक टास्क फोर्स बनी थी टू लुक इनटू द इशू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। गलत लिख दिया मैंने, अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग नॉट ब्लैक मनी। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए था, तो उन्होंने बताया था कि जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है हमको उसको रोकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है, तो जो ट्रेड बेस्ड है उसको हमें चेक करना चाहिए, स्पेसिफिक ट्रेड्स को जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है उसको हमें जो उसका रेगुलेटर है उसको इस पर काम करना चाहिए। दूसरी बात उसने कहा कि आजकल ये एजुकेशन सेक्टर है, दिस इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फंडिंग आ रही है, एट द सेम टाइम इसमें लैंड भी इन्वॉल्व है, यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, कुछ बन रहा है, तो इसमें इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि लॉन्डर्ड मनी एंड एजुकेशन सेक्टर का क्या नेक्सस है। एंड देन बेटिंग इन क्रिकेट। देन एक और एक चीज़ बताई उन्होंने, दैट स्टॉक मार्केट में अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करता है, देन द बेस्ट नोन इंस्ट्रूमेंट इज़ द पी नोट्स। और पी नोट्स के अंदर ये है कि जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को पता है कि लेट्स से शुभाशीष हैज़ बॉट स्टॉक्स इन सो एंड सो कंपनी, पर उसमें गवर्नमेंट, उसमें आइडेंटिटी या जो सोर्स, जो इस बंदे ने स्टॉक्स खरीदे और बेचे हैं, वो रिवील नहीं होता। सो द आइडेंटिटी इज़ नॉट रिवील्ड टू द गवर्नमेंट। तो पी नोट्स इज ऑफन यूज्ड फॉर लॉन्ड्रिंग मनी वाया स्टॉक मार्केट्स।
एंड देन इट सेड कि भाई ये जो शेल कंपनीज है, शेल कंपनीज मतलब जैसे माल्या का केस बताया था, फर्जी कंपनियां बनाई हैं, तो ये कंपनी है ऑन पेपर, कागजी कंपनी है, एक्चुअल में कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो उन कंपनीज को डिटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ये कंपनी का बनाने का काम ही ये था कि पैसे को इधर से उधर करना है, टैक्स बचाना है। ठीक है, सो दीज आर द रिकमेंडेशन दैट हैव बीन गिवन बाय द SIT ओवर हियर। नेक्स्ट आता है, next is the question on CORD over here, right? I explained you the context of this question. So let's move on with the approach right away. So quadrilateral security dialogue, it transforming into itself into something much more than a mere military alliance in present times. अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें सब बता रखा था आपको क्या क्या लिखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी है, सो यू विल हैव टू विजुअलाइज कि हमको क्या करना है। अब नेचुरली ये भी अगर आप देखो इसको, वी कैन ब्रेक इट अप। तो सबसे पहले तो आप बताओगे कॉर्ड के बारे में, ठीक है, कॉर्ड क्या क्या है। अब ये कॉर्ड को मिलिट्री अलायंस क्यों समझा जा रहा है, ये बताइए, आप इसको एलैबोरेट कीजिए। तो आई हैड एक्सप्लेन टू यू वैसे मिलिट्री अलायंस वाला कि जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती थी, द इशू ऑफ साउथ चाइना सी, उन सब पे ये इंगेज्ड है। मूविंग फॉरवर्ड, मिलिट्री अलायंस वाला एस्पेक्ट है। आप बता सकते हैं द इशू विद अभी जो क्लैरिफिकेशन दी है, चाइना का स्टैंड है कि वो मिलिट्री अलायंस है अगेंस्ट चाइना, एज वेल एज द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द कॉर्ड मेंबर्स। तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो इशू जिस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड मूविंग फॉरवर्ड यू कैन एलैबोरेट द स्कोप ऑफ कॉर्ड। तो ये सब मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या है स्कोप। इसके बाद आता है कंक्लूजन। देखो ये क्वेश्चन में आपको ऐसा तो बता नहीं रखा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इट इज़ समथिंग मच मोर, ठीक है। अब आप इसमें क्या कंक्लूड करते हो बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव रिटन, आपका क्या निष्कर्ष निकलता है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है कि हम कंक्लूजन से काफ़ी और मार्क्स लेके आ सकते हैं इन मेंस आंसर राइटिंग। तो विल हैव अ लुक इनटू इट। चलिए, तो जब हम कॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉर्ड आई हैव एक्सप्लेन टू यू, राइट, इट्स द ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया बाद में आया था। सो इट इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन दीज कंट्रीज, जिसका फोकस है फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। इट अलाइंस विद द जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज। क्या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट? जियोपॉलिटिकल मतलब ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स। ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इंडिया, ये म्यांमार वगैरह आ गया, ठीक है, यहाँ चाइना हो गया आपका, यहाँ आपकी एशियन कंट्रीज हो गई, और ये कुछ आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ पे दूर दराज में USA, और उसके नॉर्थ में यहाँ पे जापान है। अब सबसे पहले तो भाई वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 जापान और चाइना, जापान ने कुछ जातियाँ करी थी वर्ल्ड वॉर में, तो जापान चाइना की बनती नहीं है, ठीक है। सो वन इज दैट एस्पेक्ट। इंडिया हैज़ कंसर्न्स अबाउट द लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट, अभी कालवान वाला इशू हुआ था हमारा, ठीक है। तो इंडिया के अपनी कंसर्न्स हैं यहाँ पे। एंड बियॉन्ड दिस इट बिलीव्स कि इंडिया कैन चोक चाइना थ्रू इट्स आयरन कर्टन पॉलिसी। जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर आप एटलस पे देखोगे वो बहुत नैरो है, तो उसको चोक करना चाहता है। अब चोक करने के लिए इंडिया खुद भी कर सकती है, बट इट विल स्टिल नीड सपोर्ट ऑफ मोर पावरफुल कंट्रीज, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर चला था, टू दैट एक्सटेंट कि चाइना एक्चुअली थ्रेटन देम ऑफ यूजिंग मिसाइल ऑन ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी, तो इनकी बन नहीं रही है। एंड बियॉन्ड दिस, इन द मोस्ट रिसेंट टाइम्स, China has been very, very aggressive territorially, and it is claiming not just, it is rigging up issues not just with its with the neighboring countries, जैसे कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर हो गया आपका, ताइवान वाला इशू हो गया, जापान वाला हो गया, बट इट इज़ क्लेमिंग द इंटायर साउथ चाइना सी। तो उसमें थोड़ा सा एशियन बच जाता है। एशियन को बोल रहे भाई तो आपका नहीं है, ये सारा वाटर जो है साउथ चाइना सी का, वो हमारा टेरिटोरियल वाटर है। अब दिस इज़ अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज ये जो रूट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट, ट्रेड हो रहा है यहाँ पे काफ़ी सारा, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज है फिशिंग के, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिशिंग हो गया, गैस हो गया, तो काफ़ी सारी रिसोर्सेज है। अब इस केस में US को मौका मिल गया था
यूएस इज कंसर्न कि भाई चाइना इज ग्रोइंग, इट्स बिकमिंग अ सुपर पावर, एंड चाइना का ये स्टैंड इट इज़ इलीगल, ठीक है, इट इज़ इलीगल, इट इज़ वायलेटिव ऑफ UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो यूएस आ गया कि भाई हम आपको बचाएंगे एशियन कंट्रीज़ को, और इसमें इसने चाइना के अगेंस्ट यहाँ पे एक फ्रंट शुरू कर दिया। तो इस रेफरेंस में द अलायंस बिटवीन यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो सबका कहीं ना कहीं फोकस इज टुवर्ड्स चाइना, चाहे जो मर्जी इंटरेस्ट है, पर फोकस तो चाइना की तरफ ही है यहाँ पे। सो इट अलाइंस विद द जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट with the of the member countries. Hence, for various reasons, it is seen as a counter to China. अब यहाँ पे आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं ऑफ द मलाबार एक्सरसाइज दैट यूज टू टेक प्लेस बिटवीन इंडिया, जापान एंड यूएसए। बाद में तो 4 कंट्रीज हैड अ एक्सरसाइज, और उसको फिर वो कॉड बन गया। बट द थिंग अबाउट द कॉड इज दैट इट इज़ नॉट रियली अ मिलिट्री अलायंस, इट इज़ मच मोर देन दैट। तो ये कॉड का वेबसाइट से मिला, कॉड के रीड आउट्स, मतलब कॉड में क्या क्या चीज़ें बोली गई है अब तक। तो वहाँ पे इट इज़ टॉकिंग अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रीजनल सिक्योरिटी, फाइन। बट कॉड का जो एम्बिट है दैट इज़ मच मोर देन दैट। इट इज़ टॉकिंग अबाउट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इट इज़ टॉकिंग अबाउट क्रिएशन ऑफ इंफ्रा इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ काउंटर टेररिज्म, अभी कोविड के रेफरेंस में ह्यूमैनिटेरियन, इनफैक्ट नॉट जस्ट इन द इंडो पैसिफिक, इवन विद रेफरेंस टू द अफगानिस्तान। उन्होंने कहा था हमें सपोर्ट देना चाहिए, प्रपोजल था, देने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। सो दीज आर द स्कोप ऑफ द कॉड, सो इट इज़ मच मोर देन अ मिलिट्री अलायंस। सो देर इज़ डेफिनेटली अ फोकस ऑन क्रिएटिंग बेटर इंफ्रा, ठीक है, सो क्रिएटिंग बेटर डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन दिस रीजन. So Quad is not merely a military alliance, but it is about cooperation on regional challenges, as said by the Defense Secretary of US. ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं, नॉट डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो वो मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा इंडिया ने भी अपना अपना स्टैंड यहाँ पे दे रखा है। So the scope of Quad, you can say that the scope of Quad is much wider than that of a military alliance. It includes the aspect of having an inclusive Indo-Pacific region by focusing on creation of quality infrastructure, ठीक है, quality infrastructure, targeting of providing humanitarian crisis, focusing on disaster mitigation, यहाँ लिखा हुआ है recovery and resilience, digital connectivity, तो ये सब aspects। अब मैंने यहाँ पे इंफ्रा की बात करी, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए एक सेकेंड, पॉइंट 3, दैट इज ब्लू डॉट नेटवर्क। तो एक ब्लू डॉट नेटवर्क दैट वाज क्रिएटेड, तो दिस वाज क्रिएटेड बाय 3 कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। कौन सी हो गई? यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या कर रही है? दे आर प्रोवाइडिंग एन असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन दिस रीजन। अब सर्टिफिकेशन का काम क्या है? सर्टिफिकेशन होगी कि भाई ये इसका सोशल इम्पैक्ट ये होगा, इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वो सारा डॉक्यूमेंटेड है। इससे क्या होता है कि फॉरेन फंडिंग को आने में यहाँ पे आसानी होगी। So somewhere down the line, the Blue Dot Network is also seen as a counter to the Belt and Road Initiative of China. Next is humanitarian assistance, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, humanitarian assistance. Okay, so this we have covered the scope of Quad. तो अभी तक हमारा आंसर देखो, तो हमने Quad को डिफाइन किया, ठीक है, हमने उसके मिलिट्री अलायंस वाले एस्पेक्ट को बात करी। नेक्स्ट हमने बताया कि Quad का एम्बिट बहुत वाइड है, इट इज़ नॉट जस्ट मिलिट्री अलायंस। अब आता है कि आप क्या निष्कर्ष निकालते हो। देखो भाई, मेरा कंक्लूजन तो बहुत सिंपल है यहाँ पे। इफ़ आई हैड टू कंक्लूड दिस, आई वुड से दैट डेफिनेटली द Quad इज़ मच मोर देन merely being a military alliance, but the aspect that it is focused on the strategic side, that it wants to counter China, cannot be overlooked altogether, ठीक है। So even though the Quad has number of possibilities and potential, and it may even translate into a trade bloc, but in many ways it is seen, it can be still considered as a counter to China. So this is how I would like to conclude this particular answer. So that is मतलब काफ़ी आपके ऊपर है, आप कह सकते हो कि नहीं ये मिलिट्री अलायंस नहीं, ये पूरा एक इसका एम्बिट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो मिलिट्री अलायंस इज़ अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू रेफर टू इट। ये Quad खुद इतना स्पेसिफिक अभी तक हुआ नहीं है।
Anyways, so this concludes a mains answer writing session, right? Thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish Singh. Rehal, bye bye, take care, and all the best.